26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना 10 अप्रैल को जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसकी वापसी भी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी ही थी। सरकार पिछले 15 सालों से तहव्वुर हुसैन को भारत लाने की कोशिश कर रही थी। 2023 में अमेरिका की एक कोर्ट ने उसे भारत के हवाले करने का फैसला भी कर दिया था, मगर वो हर बार कोई ना कोई कानूनी पचड़ा डालकर भारत आने से बच रहा था। उसने कोर्ट में कहा कि मुझे पार्किंसन की बीमारी है, अगर मैं भारत गया तो मुझे मार दिया जाएगा। फिर पिछले साल 13 नवंबर को राणा ने अमेरिका की कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की। इस अपील को भी 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। उससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक कोर्ट में भी अपील की थी, वो अपील भी खारिज हो गई थी। उसके बाद फरवरी में जब मोदी जी ट्रंप से मिले थे, तब ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अमेरिका बहुत ही जल्द भारत के एक बहुत ही खतरनाक अपराधी को उसे सौंपने वाला है। लेकिन इसके बावजूद उसका भारत आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो इतना हाई प्रोफाइल अपराधी है कि भारत सरकार को डर था कि कहीं उसे अमेरिका में ही मरवा ना दिया जाए। इस बात का भी डर था कि उसे भारत ला रही फ्लाइट को कोई हवा में ही टारगेट ना कर दे, क्योंकि तहव्वुर राना के भारत आने के बाद अगर कोई देश पूरी दुनिया में फिर से बेनकाब होने वाला है तो वो है पाकिस्तान। इसलिए तहव्वुर को अमेरिका से भारत लाना भी एक बड़ा चैलेंज था। उसे नॉर्मल फ्लाइट से न लाते हुए गल्फस्ट्रीम G550 नाम की एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से लाया गया था। प्लेन के अंदर उसे फ्लाइट के बीचों बीच बिठाया गया था। उसके चारों तरफ एनर्जी कमांडोज थे और इन कमांडोज की मदद के लिए अमेरिका के स्काई मार्शल्स भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। इस फ्लाइट के रूट को हवा में कोई इंटरसेप्ट ना करे, इसलिए इस फ्लाइट को एक डमी कोड भी दिया गया था। इसके बाद भारत में इस फ्लाइट को पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया, जहां उसके मेडिकल चेकअप के बाद उसे NIA के हेडक्वार्टर में ले जाया गया। तो दोस्तों, आज अगर तहव्वुर राना के भारत आने को इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं है। उसकी वापसी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि 26/11 के मुंबई अटैक में उसका रोल क्या था। तो आइए शुरू से आपको बताते हैं। तहव्वुर राना का जन्म 1964 में पाकिस्तान में हुआ था। बाद में उसने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली। पाकिस्तानी आर्मी में वो मेडिकल टीम में था। यहीं पर उसकी मुलाकात दाऊद सईद गिलानी यानी डेविड कोलमैन हेडली से हुई। अब डेविड कोलमैन हेडली की माँ अमेरिकी थी और पिता पाकिस्तानी थे। 1997 आते आते तहव्वुर राना कनाडा शिफ्ट हो गया और वहां उसने अपना इमिग्रेशन का काम शुरू किया। उसी टाइम जब तहव्वुर राना कनाडा आया तो डेविड हेडली उसी टाइम अमेरिका गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े ये लोग यूं ही अमेरिका और कनाडा में आकर नहीं बस जाते। दरअसल ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की पुरानी रणनीति है कि वो अपने आर्मी ऑफिशियल्स को ऐसे देशों में बसा देती है जहां से वो अपने ऑपरेशंस चला सके। अब कनाडा आकर तहव्वुर राना ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से एक इमिग्रेशन का ऑफिस खोल लिया, जो इमिग्रेशन और वीजा में लोगों की मदद करता था। जब लश्कर तैयबा के साथ मिलकर हेडली ने भारत में हमले का प्लान बनाया तो तहव्वुर राना ने अपनी टीम को बोलकर मुंबई में भी फर्स्ट वर्ल्ड कंपनी का एक ऑफिस खोल लिया, ताकि उस ऑफिस की आड़ में वो मुंबई आ जा सके। तहव्वुर राना के सपोर्ट के चलते हेडली ने मुंबई में अपना ऑफिस खोल लिया और मुंबई के अलावा भारत के कई शहरों में उसने अपने ऑफिस खोल लिए। उसका टारगेट था कि लश्कर तैयबा के लिए लोगों को रिक्रूट कर सके। 26/11 के अटैक के दिन किस किस जगहों को टारगेट करना है, उन सारी जगहों की रेकी हेडली ने की थी। हेडली तो उस साल सितंबर और अक्टूबर में ही मुंबई में अटैक करना चाह रहा था, लेकिन तब वो प्लान फेल हो गया। फिर आया 26 नवंबर 2008 का वो मनहूस दिन। हेडली रेकी कर चुका था और पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के 10 टेररिस्ट पूरी तरह तैयार थे। उनके पास गोला बारूद के अलावा हर जगह का नक्शा था और पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें ट्रेनिंग भी दे रखी थी। फिर 26 नवंबर को ही पाकिस्तान के कराची से ये 10 आतंकी बोट में बैठकर समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। इन लोगों ने सबसे पहले MV कुबेर नाम की एक बोट को हाईजैक किया। उसके बाद ये लोग मुंबई के तट के पास कोलाबा में उतर गए। इन लोगों के पास 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 26 मैगजीन और 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर भी थे। मुंबई लैंड होने के बाद ये लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट गए। पहले 2 आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स पर गोलियां चलाई। उस हमले में 58 लोग मारे गए। उसी वक्त 2 आतंकी ओबेराय होटल और 4 आतंकी ताज पैलेस होटल में घुस गए। एनर्जी कमांडोज ने होटल में घुसकर इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त तक ताज में 31 और ओबेराय होटल में 32 लोग मारे जा चुके थे। उसी दौरान मुंबई पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ
हेमंत करकरे जी भी आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गए थे। आखिरकार 60 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद सारे आतंकवादियों को मार दिया गया और अजमल कसाब नाम का एक आतंकवादी जिंदा पकड़ लिया गया। इस हमले में कुल 175 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। मरने वालों में इजराइल और अमेरिका के नागरिक भी थे। इतने बड़े हमले में उस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब डेविड हेडली तो इस वक्त अमेरिका की जेल में बंद है। अजमल कसाब को फांसी दी जा चुकी है। हाफिज सईद जैसे लोग अब भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे में तहव्वुर राना का भारत आना इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। तहव्वुर राना ने ही पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि तहव्वुर राना ने अगर अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया तो एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर देगा। तभी तो जैसे ही तहव्वुर राना को भारत लाया गया, पाकिस्तानी सरकार ने बिना मांगे ही सफाई देना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सरकार ने ये कहा कि तहव्वुर राना का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, वो तो कनाडा का नागरिक है, उसे तो 20 साल से अपने पाकिस्तानी दस्तावेज भी रिन्यू नहीं करवाए हैं। सभी को पता है दोस्तों कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। उसे डर इस बात का है कि इस हमले में अमेरिका और इजराइल के लोग भी मारे गए थे। अगर तहव्वुर ने बोल दिया कि हाँ पाकिस्तानी आर्मी भी इसमें शामिल थी, तो उसके बाद अमेरिका और इजराइल तो चुप बैठने वाले नहीं है। अगर दुनिया में दो ऐसे देश है जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर ठोकते हैं, तो यही वो दोनों देश है। अगर तहव्वुर ने गवाही दे दी कि हाँ हाफिज सईद का भी इसमें हाथ था, तो पाकिस्तान को मजबूर होकर हाफिज सईद पर कुछ एक्शन लेना होगा। अगर पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका या इजराइल के दबाव में कोई एक्शन लिया, तो पाकिस्तान के अंदर बैठे कट्टरपंथी वैसे ही पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका तो बाद में उन्हें मारेगा ही, लेकिन अगर किसी कट्टरपंथी पर एक्शन हुआ तो वहां के जिहादी पहले अपनी सरकार को टारगेट करेंगे। बस यही सारी बातें सोच सोच कर शहबाज शरीफ हर आधे घंटे में अपनी सलवार गीली कर रहे हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है दोस्तों कि क्या इतने बड़े मामले में तहव्वुर राना को फांसी की सजा होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पुर्तगाल से संधि के बाद भारत लाया गया था, तो उसमें यह शर्त शामिल थी कि अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। तहव्वुर के मामले में अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उसे कितनी सजा होगी। हालांकि जैसे ही तहव्वुर के भारत आने की खबर आई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। जो लोग इस हमले से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनके अपने इस हमले में मारे गए हैं, वो तहव्वुर को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसमें दो बातें बेहद अहम है। पहली, भारत ने अमेरिका को क्या अंडरटेकिंग दी है, मतलब क्या भारत ने अमेरिका से कोई वादा किया है कि तहव्वुर को एक हद से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात, तहव्वुर को भारत में जिन अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाएगा, उन्हीं मामलों में उसे अमेरिका के कानून में कितनी सजा मिलती है, ये भी देखना जरूरी होगा। लेकिन ये तो बात की बात है। फिलहाल तो देश इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि इतने बड़े क्राइम का मास्टरमाइंड अब भारत की गिरफ्त में है। ये मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि उसने अमेरिका से उस आदमी को भारत लाया है जो कनाडा का नागरिक भी था और अमेरिका में भी काम कर रहा था। अब अगर तहव्वुर राना अपने राज खोलता है, तो 26/11 के उस हमले के पीछे पाकिस्तान का क्या रोल था, ये भी सामने आ सकता है। और यही इस पूरे मसले का, पूरे मामले का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या तहव्वुर राना का भारत आना वाकई एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? क्या इससे 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? तो जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।